हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में आज के 16 जुलाई 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा हर एक क्वेश्चन को। करंट अफेयर का पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन अगर आप पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं तो ध्यान रखिए उसके अंदर एक ऑप्शन है फ्री स्टडी मटेरियल का। उसी के अंदर आपको जितनी भी फ्री पीडीएफ मैं देता हूँ वो सारी अपलोडेड रहती हैं। साथ में जो डेली की स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर की होती है वो भी उसी में अपलोडेड होती है। फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर डेली फ्री करंट अफेयर का एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर आपको यही पीडीएफ मिल जाती है। ऑफिशियल टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है। टेलीग्राम पर मैं सारी अपडेट्स आपको क्लासेस के बारे में देता रहता हूँ, बैचेस के बारे में, और इसके अलावा मेरी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत बहुत ज़्यादा करी हुई जो पीडीएफ होती है वो मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर करता हूँ। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। मैंने आपसे 13 जुलाई के वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा था कि कांग्रेस की तीसरी बैठक कौन से शहर में आयोजित करी गई थी। परेशान मत होइए, 14 और 15 जुलाई दोनों के करंट अफेयर भी मैं आज ही आपको दे दूंगा। थोड़ी देर में उसका भी वीडियो आ जाएगा। देखिए, कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में करी गई थी। इसके संस्थापक दो लोग थे, एक तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और दूसरे दादा भाई नेहरू जी। अब देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना में किस भारतीय का हाथ है, तो आंसर आपका क्या होगा? दादा भाई नेहरू जी। इनके अलावा एक और नाम भी है, दिनशा इदुल्ची वाचा। तो ये दो भारतीय थे जिनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना करी गई। बाकी नॉन इंडियन की अगर बात करें तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। अब कांग्रेस की जब स्थापना करी गई तो लगातार 4 साल 4 मीटिंग हुई। पहली मीटिंग बॉम्बे में हुई 1885 में, दूसरी मीटिंग कलकत्ता में हुई 1886 में, तीसरी मीटिंग हुई मद्रास में 1887 में, और चौथी मीटिंग हुई 1888 में इलाहाबाद में। तो यहाँ पर तीसरी मीटिंग आप खुद ही देख लीजिए, मद्रास में हुई 1888 में। इस मीटिंग की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने करी थी। किसने? बदरुद्दीन तैयब जी। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में यह कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा जगन्नाथ कल्चर को सिक्योर और प्रमोट करने के लिए, साथ में अपने राज्य के अंदर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक योजना लॉन्च करी गई है जिसका नाम है अमा उड़ीसा नवीन उड़ीसा योजना। तो जाहिर सी बात है उड़ीसा की बात हो रही है, तो इसको नवीन पटनायक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा में गवर्नर कौन है इस टाइम पे? ये है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। इस योजना के अंतर्गत उड़ीसा सरकार के द्वारा 4,000 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। उस पैसे की मदद से जितनी भी ग्राम पंचायत है उड़ीसा के अंदर, सबको 50-50 लाख रुपए की धनराशि एलोकेट करी जाएगी, और इस पैसे से हर एक ग्राम पंचायत का विकास होगा। साथ में उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ भगवान का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको भी यहाँ पर प्रिजर्व करने की पूरी कोशिश करी जाएगी, संरक्षित करने की कोशिश करी जाएगी। आने वाले टाइम में हो सकता है कोई कॉरिडोर वगैरह देखने को मिल जाए, जैसे कि अभी महाकाल कॉरिडोर बनाया गया था, ठीक है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया था। उसी तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है पुरी में भी आपको देखने को मिल जाए कॉरिडोर। यह कौन सा देश है जिसके आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी हाल ही में 3,000 साल पुराने कॉन्डर्स के पैसेज वे को फाइंड आउट किया है? देखिए, कॉन्डर क्या है? एक बहुत ही बड़ा पक्षी हुआ करता था, ठीक है। इवन पूरे दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। तो ये अभी हाल ही में पेरू में पाया गया। ये जो ढांचा पाया गया है, ये ढांचा करीब करीब अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये होगा 1500 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 500 बिफोर क्राइस्ट के बीच में करीब ये बना होगा, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो ना, ऐसे ये बने हुए हैं, ये ऐसे बिल्कुल पर्टिकुलर रहने के लिए। तो ये इन पक्षियों के लिए बने होंगे। तो इनके आसपास का ऐसा रास्ता भी देखा जा सकता है यहाँ पर। साथ में इनकी खास बात है कि इसमें ऊपर छतें भी बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा ढांचा पाया गया है, उम्मीद है कि आज से 3,000 साल पुराना ये ढांचा है। ये पेरू की कैपिटल लीमा से 300 किलोमीटर दूर करीब पाया गया है वो। और पेरू में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम है एल्बर्टो ओतारालोरा। क्या नाम है? ओतारारोला, ठीक है। अभी एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबॉर्ड ऑफ रेनबो। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है विनोद मनकारा। क्या नाम है? विनोद मनकारा।
और ये नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं फिल्म मेकर के तौर पर। ये राइटर भी हैं और फिल्म मेकर भी हैं। इनके द्वारा ये जो किताब लिखी गई है, ये किताब सतीश धवन स्पेस सेंटर के ऊपर लिखी गई है। इस किताब में चंद्रयान 3 के भी बारे में कई सारी डिटेल्स उल्लेख करी गई हैं और इसरो के भी बारे में इस किताब में बात करी गई है। और ये किताब अभी हाल ही में इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ के द्वारा लॉन्च करी गई। डॉक्टर एस सोमनाथ ने इसकी लॉन्चिंग में इसरो के जो डायरेक्टर हैं उन्नी कृष्णन नायर, उनके हाथ में इस किताब को देकर लॉन्च किया है। बाकी आपको तो पता ही है, अभी चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है और मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ ठीक रहता है। होपफुली इस बार ठीक रहेगा भी। तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंड कर जाएगा मून में। और इसमें जो लैंडर और रोवर यूज किया जा रहा है वो सेम चंद्रयान 2 वाला ही है, उसका नाम नहीं बदला गया है। लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। वही दोनों यहाँ पर यूज किए गए हैं और टेक्नोलॉजी हमने पहले से बेहतर कर दी है। अभी नेरेडको के दिल्ली चैप्टर में प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? देखिए, नेरेडको का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। पूरे भारत भर में रियल एस्टेट का जितना भी ढांचा है, जितना भी मॉड्यूल है, रियल एस्टेट का मतलब कहीं पर भी कोई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, या कोई भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो वो रियल एस्टेट का मैटर होता है। तो नेरेडको एक ऐसी संस्था है जो कि उन सब पर मॉनिटर और कंट्रोल करती है कि कोई अवैध तरीके से तो किसी की जमीन कब्जा नहीं कर रहा है। साथ में गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई ढांचा बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, तो लोगों के हितों का ख्याल तो रखा जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि लोगों की जमीन लेकर ही ऐसे जबरदस्ती बना दिया जा रहा है। इन सारी चीजों को मॉनिटर करती है नेरेडको। तो इसके अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं हर्षवर्धन बंसल। क्या नाम है? हर्षवर्धन बंसल। और नेरेडको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करती है। नेरेडको के भारत भर में कई जगह पर ऑफिसेज हैं, जैसे कि जम्मू में इनका ऑफिस है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में इनके ऑफिसेज हैं। नेरेडको की स्थापना 1998 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एमडी कौन बनाए गए हैं। तो ये है इरीना घोष। क्या नाम है? इरीना घोष, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए एमडी। अभी हाल ही में भारत सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। जून 2023 में होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट कितना रहा? मतलब हमारा जो बाजार है पूरे भारत में, होलसेल मार्केट जो है, जो थोक मूल्य सूचकांक है, उस पर मुद्रास्फीति कितनी रही? तो ये हो गई -4.12। और मई के महीने में कितनी थी? ये मई में थी -3.48। तो उससे और ज्यादा ये घट गई है। देखिए किस हिसाब से चल रही है। जनवरी में 4.73% थी, ये प्लस में थी, ठीक है। तब भी मुश्किल हो रही थी, महंगाई बहुत ज्यादा थी। अब उसके बाद ये फरवरी में 3.85 हो गई। उसके बाद ये मार्च में 1.34 हो गई। उसके बाद अप्रैल में -0.92 हो गई परसेंट। इसके बाद हो गई मई में 3.48% और अब जून में -4.12%। मतलब ये जो मुद्रास्फीति या बाजार की हालत है, ये ना तब स्थिर थी ना अब स्थिर है। तो पिछले 8 महीने से बहुत ज्यादा सफर कर रहा है हमारा मार्केट। चीजों के दाम कम नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि जो इन्फ्लेशन है वो बैलेंस होना चाहिए। इन्फ्लेशन का एक रेट है जो कि मध्य में चलना चाहिए, ना कि बहुत ऊपर हो जाना चाहिए, बहुत नीचे हो जाना चाहिए, ये भी गलत है। इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा एक स्थिति पर ही निर्भर होना चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस पे होना चाहिए। ये कौन सा यूपीआई प्लेटफॉर्म है जिसने भारत में यूपीआई लाइट फीचर अपना लॉन्च किया है? तो इसको गूगल पे के द्वारा लॉन्च किया है। अब यूपीआई लाइट फीचर क्या है? देखिए, इसमें गूगल पे बोलता है कि जब रश आवर्स होते हैं पेमेंट के, मतलब कहने का रश आवर माना जाता है जब सुबह बैंक खुलते हैं 10 बजे से और शाम को 6 बजे तक। स्पेशली इसमें भी रश आवर बोले जाते हैं सुबह 10 से लेकर शाम को 3 बजे तक, जब तक आपका कैश काउंटर बंद नहीं हो जाता है। तो इस बीच में जो रश आवर होते हैं, इसमें भी ये स्मूथ पेमेंट करने का काम करेगा। पहली चीज तो ये बोल रहे हैं। दूसरी चीज, यूपीआई लाइट फीचर जो इनका है, ये इनके जो गूगल पे वॉलेट पहले से ही अगर आप यूज कर रहे हो तो उसी में आप इसका यूज कर सकते हो। इसके लिए नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज ये कि यूपीआई लाइट फीचर के अंतर्गत आप इस वॉलेट में 2,000 रुपए तक का कैश ऐड कर सकते हो। और इस 2,000 में भी चौथी चीज ये है कि 200 रुपए तक का पेमेंट आप बिना पिन के कर सकते हो। मतलब वैसे आप नॉर्मली यूपीआई पेमेंट करते हो तो आपको पिन डालना पड़ता है ना,
लेकिन अब इसमें आप 200 रुपए तक का पेमेंट विदाउट पिन भी कर पाओगे। तो ये सारे इसके फीचर हैं जिसको गूगल पे के द्वारा यूपीआई लाइट में लॉन्च किया गया है। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचई। G20 के अंतर्गत फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की तीसरी मीटिंग का आयोजन कौन से शहर में किया जा रहा है? इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है। इस मीटिंग की शुरुआत कल हो जाएगी, मतलब 17 जुलाई को हो जाएगी और ये मीटिंग चलेगी 18 जुलाई तक। 2 दिवसीय मीटिंग है। इस मीटिंग में पूरे दुनिया भर से कई सारे डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। 520 प्लस डेलीगेट्स यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं दुनिया भर के कई देशों से। और इस मीटिंग की अध्यक्षता भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास दोनों के द्वारा करी जाएगी। शक्तिकांत दास को इस साल 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल भी दिया गया है। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। बाकी ये देखिए तीसरी मीटिंग है, तो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो पहली मीटिंग है ये बैंगलोर में हुई है इस साल। जो दूसरी मीटिंग है ये अमेरिका में हुई थी वॉशिंगटन डीसी में। अब तीसरी गांधीनगर में हो रही है। अभी हाल ही में हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो कि चेन्नई में आयोजित करी जाएगी इस साल, इसके लिए ट्रॉफी को अनवील किसके द्वारा किया गया? तो इसके लिए ट्रॉफी लॉन्च करी गई है स्पोर्ट अफेयर्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। और अब सवाल उठता है कि हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई में ये कब से कब तक आयोजित करी जा रही है? तो ध्यान रखना है ये बस 3 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्दी और 12 अगस्त तक ये खेल का आयोजन किया जाएगा। इसमें आपसे एक और चीज पूछी जा सकती है कि हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? भाई स्पोर्ट कौन सा होगा? तो ध्यान रखना हॉकी होगा इसमें। कौन कौन से देश हिस्सा ले रहे हैं? तो टोटल 6 देश हिस्सा ले रहे हैं। एक तो हमारा प्यारा भारत, दूसरा मलेशिया यहाँ पर हिस्सा ले रहा है। मलेशिया के अलावा साउथ कोरिया भी हिस्सा लेगा, चाइना भी हिस्सा लेगा इसमें, जापान भी हिस्सा लेगा और पाकिस्तान भी हिस्सा लेगा। तो ये टोटल 6 देश हैं जो कि इसमें हिस्सा लेंगे। काफी रोमांच हो सकता है इस टूर्नामेंट में। और ऑब्वियसली दो सबसे मजबूत टीमें कौन सी हैं? भारत और पाकिस्तान, यही दो सबसे मजबूत टीमें हैं पूरे दुनिया भर में हॉकी में। एक और चीज, ये जो ट्रॉफी है इसको मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से लॉन्च किया गया है नई दिल्ली से, लेकिन ये जो टूर्नामेंट होगा ये चेन्नई में होगा राधा कृष्णन स्टेडियम में। ये कौन सा राज्य है जिसके द्वारा एक नया कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गजा कोथा कैंपेन? गजा का मतलब क्या होता है? गजा का मतलब होता है हाथी। ठीक है, हिंदी में गज बोलते हैं और संस्कृत में गजह बोलते हैं इसको। तो हाथी का ही नाम है गज। ठीक है, गजराज भी बोला जाता है कहीं कहीं पर। तो अभी ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है ये इसलिए लॉन्च किया गया है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए हाथियों को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में भारत के अंदर कई हिस्सों में ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट देखने को मिले हैं। मतलब हाथियों और लोगों के बीच में कई सारा संघर्ष देखने को मिला है। पिछले 5 सालों में 300 से ज्यादा हाथी भारत में मारे गए हैं। यह अपने आप में एक बहुत ही दुखद, जिसको आप बोल सकते हो, रिकॉर्ड है। तो इसको आसाम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है। इन्होंने गजा कोता योजना शुरू करी है। इस योजना को स्पेशली आसाम के पूर्वी क्षेत्रों से लॉन्च किया गया है और इस पूरे कैंपेन के अंतर्गत 1200 से ज्यादा वॉलेंटियर इसमें हिस्सा लेंगे, जो कि जगह जगह पर जाकर वहां के लोगों को एलिफेंट के नेचर के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। बताएंगे कि हाथी अगर आपके सामने आ जाता है तो आप उसके नेचर को समझें, किस समय पर आपको क्या करना चाहिए। आप उसके लिए आप टेंस्ड कुछ भी ऐसा ना करें कि वो टेंस्ड हो जाए या परिस्थिति बिगड़ जाए जिसकी वजह से वो भी आखिरकार एक जानवर ही है, बेजुबान है। तो इन सारी चीजों को समझाने की कोशिश करी जाएगी कि ये अर्थ ह्यूमन एंड एलिफेंट दोनों के लिए ही है। तो एलिफेंट और ह्यूमन हमेशा से सदियों से एक साथ एक दूसरे से मिलकर आए हैं। अभी ऐसी क्या स्थिति बन गई कि पिछले 5 सालों में 300 से ज्यादा हाथी मार दिए गए? तो इसको आसाम के कई सारे क्षेत्रों से लॉन्च किया जा रहा है, जैसे कि मजुली हो गया, जयबोर चक हो गया, जोपान चक हो गया। ठीक है, एक जगह है जिसका नाम है गजेरा, वहां से इन सभी जगहों से लॉन्च किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा, इस बार इसका कौन सा संस्करण होगा? तो इस बार इसका 7th एडिशन आयोजित किया जाएगा और इसका उद्घाटन जो है ये डॉक्टर अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया जा रहा है। अश्वनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर तो ही हैं, साथ में टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी हैं। अब ये जो लॉन्च करी गई है
पर्टिकुलर प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये एक तरीके की एग्जीबिशन है, एक्सपो है, ठीक है। अब ये कब से कब तक होगी, तो इसका जो शुभारंभ है ये 27 अक्टूबर को इस साल होगा, और ये 27 से 28 और 28 से 29 अक्टूबर तक ये चलेगी। 3 दिवसीय ये होगी पूरी एक्सपो। दुनिया भर से, आप ये समझ लो, ये अपने आप में इतनी बड़ी होगी एक्सपो, दुनिया भर से 1 लाख लोग इसको विजिट करेंगे, आप ऐसे समझ लो। अब सवाल ये है कि इसमें होगा क्या। देखो, 5G टेक्नोलॉजी को हम बाय बोल रहे हैं और 6G को हम वेलकम कर रहे हैं। भारत सरकार लगातार पिछले 8 महीनों से जितनी भी हमारी टेली कम्युनिकेशन कंपनी है उन सभी को बोल रही है और प्लेटफॉर्म दे रही है कि आप जल्दी से जल्दी अपने 6G के ट्रायल्स खत्म करें, क्योंकि हमें इसे लॉन्च करना है। अब हमारी जो टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, जैसे कि जियो हो गई एंड आइडिया हो गई वोडाफोन के साथ मिलकर, एयरटेल हो गई, BSNL हो गई, ये सब अपने टावर्स को लगाकर कनेक्शंस के साथ बिल्कुल तैयार हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि इस एग्जीबिशन में 6G को लॉन्च किया जा रहा है, साथ में हम सेमीकंडक्टर्स को भी प्रमोट करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में हम भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत सेमीकंडक्टर भी बना रहे हैं। भारत में ड्रोन्स भी बनाए जा रहे हैं वर्ल्ड क्लास कैटेगरी के अब, तो इनको भी हम प्रमोट करेंगे। ग्रीन टेक्नोलॉजी में हम टॉप 3 में है ही हमेशा से, तो हम इसको भी प्रमोट करेंगे। साथ में हम इसरो के द्वारा बनाई हुई सैटेलाइट्स को भी प्रमोट करेंगे। आज की डेट में नासा जैसी संस्थाएं भी इसरो से छोटी सैटेलाइट्स बनवा रही हैं, क्योंकि इसरो बहुत कम कॉस्ट में सैटेलाइट बनाने का मादा रखता है। ये कौन सा INS है जिसने अभी हाल ही में CMF एक्सरसाइज ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस 2023 में हिस्सा लिया है, और इस बार ये एक्सरसाइज सेशल्स में हुई है। सेशल्स हिस्सा किसका है, ये अफ्रीका का हिस्सा है सेशल्स, ये पड़ता है सेशल, ठीक है। और सेशल्स की कैपिटल क्या है, विक्टोरिया बोलते हैं इसको। तो इसमें INS सुनैना ने हिस्सा लिया भारत की तरफ से। इसमें कौन कौन से देशों ने हिस्सा लिया, तो अमेरिका ने हिस्सा लिया यहाँ पर, ब्रिटेन ने हिस्सा लिया है, इसके अलावा इटली ने भी हिस्सा लिया है, सेशल्स ने हिस्सा लिया है और भारत ने हिस्सा लिया है। इन 5 देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। यहाँ पर CMF का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का मतलब मल्टीपल कंट्रीज इसमें हिस्सा लेते हैं और सबकी नेवीज यहाँ पर हिस्सा लेती हैं। इसका मेन उद्देश्य था समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ावा देना, और साथ में जो ओशियन पायरेट्स होते हैं ना, समुद्री डकैत जिनको बोलते हैं, उनसे कैसे मुकाबला किया जाए, ये इसका मेन उद्देश्य था। यहाँ पर आप मैप में अफ्रीका को तो देख ही पा रहे हो, ये अफ्रीका है पूरा। और ये जो आप देख रहे हो देश, इसको बोलते हैं मेडागास्कर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री कौन सा है, तब आंसर आपका होता है मेडागास्कर। इसकी कैपिटल है एंथैनोनेरिवो। क्या बोलते हैं, एंथैनोनेरिवो, ये इसकी कैपिटल है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बैंकॉक में किया गया, थाईलैंड में। तो इसमें 100 मीटर हर्डल रेस में पहली ऐसी भारतीय महिला कौन बन गई है जिन्होंने गोल्ड जीता है, तो ये है ज्योति याराजी। और आज तक ऐसा करने वाली पहली ऐसी ये भारतीय है। हर्डल रेस का मतलब ये होता है, एक तो होती है नॉर्मल रेस जिसमें आपको सीधे प्लेन पर भागना है एकदम, लेकिन एक रेस होती है हर्डल रेस, इसमें क्या होता है, बीच में आपके बैरियर क्रिएट कर दिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके बैरियर्स होते हैं। इन बैरियर्स को फांदते हुए आपको जाना है, ऐसे जंप मारते हुए जाना है। तो इन्होंने 100 मीटर का जो हर्डल है, ये कितनी देर में पार किया है पता है, 13.09 सेकंड में इन्होंने पार किया है, और भारत के लिए गोल्ड जीता है। गर्व की बात है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नंदीवर्मन, शेषनाग, विजय कलान, या फिर श्रेणिका। केवल 10 दिन बचे हुए हैं। 26 जुलाई से मैं फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहा हूं 2024 के सभी SSC और स्टेट एग्जाम के लिए। तो आप इस फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हो खुद को। 10% डिस्काउंट चल रहा है। कोड ध्यान रखिएगा, आपके सामने यहाँ पर लिखा ही रहता है, वरुण 10। इसकी मदद से आप एग्जाम इंजन के अंदर हर एक बैच में 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अगर आप रुकना नहीं चाहते 2023 के किसी भी एग्जाम के लिए, आप तुरंत अगर चाहते हो कि आपको सारी क्लासेस एक बार में मिल जाएं, तो आप इस बैच को एनरोल करिएगा। इस बैच में 1 लाइनर का क्रैश कोर्स है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन A to Z क्लासेस हैं, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस भी हैं, जो कि ऑल सब्जेक्ट को कवर करती है। मतलब इस बैच में हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। और अगर आप 2024 के लिए जाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल फ्रेश और न्यू बैच है। ये प्रो लेवल का होगा, इससे भी ज़्यादा अपडेटेड बैच होगा। बाकी स्टैटिक जीके की मैगजीन, रिकॉर्डेड बैचेस, ये सब आप अवेल कर सकते हो एग्जाम इंजन में। MTS जो कि सितंबर के महीने में लगा हुआ है, आप उसके लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेल कर सकते हो, बैच वाइज भी
और पर्टिकुलर कमांड में भी। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय।